हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद के नारे लिखे थे आपके उस वहाँ? हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। आपने नहीं सोचा कभी राजनीति में जाने का? जाटों की 4 व्हील गाड़ियाँ जो है, जिसमें फॉर्च्यूनर और थार और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ 4-5 किलोमीटर के अंदर इन गाड़ियों से भर गया था। और फिर वसुंधरा जी का क्या हुआ कि इनके साथ चलते चलते घरसाना में 4-5 मर्डर हो गए थे किसानों के। अदावत क्या उसकी तरफ से हुई, मैंने तो कभी 2007 में आपकी होटल भी गिराई थी शायद इन्होंने। अशोक जी गहलोत ने धोखा किया, एक भी वायदा पूरा नहीं होने दिया। क्या मतलब कोई साजिश थी या पता नहीं है वो क्या कहानी थी भाई, वो तो या तो बीजेपी बताए और या जगदीप जी बताए। आपके ऊपर कल परसों मैं सुन रहा था, एक सोशल मीडिया पर देख रहा था, तो ऐसे अंतर्जातीय विवाह की बातें आई थी। जाट नेता आगे बढ़ते हुए कि मैं विरोध कैसे कर सकता हूँ, क्यों करूँ, कारण क्या है, मेरे को क्या मिल रहा है। हनुमान बेनीवाल ये कहते हैं कि आप ही जाट समाज के लीडर नहीं हैं। इस भाई ने काफ़ी कोशिश करी कि लोग नहीं आए, मैंने इनवाइट किया था, हनुमान जी को कहा था। ये नहीं आया और इसने खिलाफत करी। राजस्थान में अब आगे जाटों का भविष्य क्या देखते हैं आप? इस चीज़ को कैच करवाता है ना, वो बात कोई करने की नहीं है, मतलब नहीं इन बात का। कारण क्या हुआ कि हमारा समाज पूरा बिछड़ गया, किसी भी कौम का हो, अंतर्जातीय ब्याह होते ही है। नमस्कार, जनता माइक स्पीकर पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है शुभम। आज के हमारे इस वीडियो में हमारे खास मेहमान हमारे बीच मौजूद हैं राजा राम जी मील। वर्तमान समय में जाट महासभा के वे अध्यक्ष हैं, साथ ही में वे किसान यूनियन टिकेत के भी अध्यक्ष हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये बातचीत, जिसमें जानने का प्रयास करते हैं उनका जीवन परिचय, उनकी सोच और समाज के प्रति किए गए उनके कार्यों का एक संपूर्ण विवरण। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? एकदम बढ़िया, सब ठीक है। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि शुरुआत मतलब आपका बचपन कैसा रहा, कहाँ से शुरुआत की? जयपुर आने से पहले के बारे में बताइए, पढ़ाई लिखाई और आपके जीवन की शुरुआत बताइए सर। निर्बाणा गांव है हमारा पुराना। कहाँ के रहने वाले हैं? सूरतगढ़ तहसील में निर्बाणा। अच्छा। निर्बाणा से हमें समासी नहर जब आई तो हमें 74 LNP में आगे बसे हमारे पिताजी। तो हम 7 भाई हैं। पढ़ाई लिखाई आपकी? पढ़ाई लिखाई वही गांव में ही पास ही रतनपुर गांव में स्कूल थी। आपके गांव में ही आपकी पढ़ाई? हाँ, वहीं से गांव की पढ़ाई करी। जी जी। और फिर मैं दुकान पे आ गया। दुकान पर आए उसी टाइम 63-64 में फिर मेरे से बड़े भाई साहब जयमल जी जो थे, उन्होंने लिकर का काम चालू किया। तो मतलब ये जो लिकर वगैरह ये शराब के बिजनेस की बात चलती है, वो मतलब वहीं से मतलब आपने शुरू किया था एज ए बिजनेस? शुरू गंगानगर जिले से हुआ था। एज ए बिजनेस? हाँ, मेरा नहीं था। अच्छा अच्छा। उसमें बड़े भाई साहब करते थे। आप भी पीते हैं कभी मतलब लिकर? नहीं, कभी नहीं, हमारे परिवार में कोई नहीं पीता। तो एज ए बिजनेस मतलब सही है लिकर का बिजनेस मतलब आप? हाँ, उसमें क्या फर्क, बिजनेस कोई भी करो ना, कैसा भी करो। तो कब तक किया सर ये बिजनेस आपने? ये बिजनेस मैंने तो छोड़ दिया, 30 साल हो गए। 30 साल पहले तक आप ये बिजनेस करते थे? हाँ, किया। एक बात थी, लिकर का बिजनेस करते हुए भी मैंने लिकर की खिलाफत करता था पीने के लिए। तो कहते थे वो साथी के, यार ऐसे क्यों बोलते हो, खुद काम करते हो और खुद ही विरोध करते हो। थोड़ा सा विरोधाभास इसमें नजर आ रहा है। 81 में मैं यहाँ आया, उसके बाद हमने 82 से यहाँ प्रॉपर्टी का काम चालू किया। रियल एस्टेट में आ गए तब से आप? हाँ, रियल एस्टेट में आगे थे। वर्तमान समय में आप जाट महासभा के अध्यक्ष हैं। जाट महासभा इसके से अलावा आप एक दो और भी मतलब उनके मैं जाट संगठनों के महासभा का अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष भी हूँ और भारतीय किसान यूनियन टिकेत का भी अध्यक्ष हूँ। इसके अलावा आप एक आरक्षण अधिकार मंच में भी आप SC ST OBC माइनॉरिटी का एक आरक्षण अधिकार मंच है। तो आप एक सफल व्यवसायी रहे। बिजनेस से आपने फिर सीधा समाज सेवा की तरफ कदम रखा। आप कह रहे हैं 30 साल पहले, तो ये प्रेरणा कैसे 30 मिली? साल में जाट छात्रावास में 30 साल पहले आप रहते थे यहाँ? मेरा आना जाना हुआ जी। मेरे को मालूम पड़ा कि ये जाटों की संस्था है। तो आप जाट छात्रावास में मेरा आना जाना हुआ। फिर मेरे को रामरक्षी बेनीवाल इसके अध्यक्ष थे। रामरक्षी बेनीवाल वो आजीवन अध्यक्ष थे, तो उन्होंने मेरे को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया था जाट हॉस्टल का। जाट हॉस्टल का। जी। वो जाट हॉस्टल नहीं, जो किसान छात्रावास कहते हैं। उसके बाद मैं जुड़ा ही रहा। फिर 97 में तो हमारा आंदोलन चालू हो गया। अब जाटों के हक और अधिकारों की मतलब आप फिर आवाज बने, एक लंबा आरक्षण OBC में आरक्षण लेने की बात आ रही। कारण क्या हुआ कि हमारा समाज पूरा बिछड़ गया। पॉलिटिकली में तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया कि उन दिनों में 2 तो प्रमुख थे और 14 प्रधान थे। 2 प्रमुख कहाँ थे सर? राजस्थान में। अच्छा।
जाट दो ही प्रमुख थे, और 14 प्रधान 14 थे। प्रधान थे पूरे राजस्थान में। ये आंदोलन चालू हो गया हमारा आरक्षण का, तो इसमें जुड़ते हुए फिर हमारा संगठन भी थोड़ा, सब लोग मिले साथ आए, खास करके डॉक्टर ज्ञान प्रकाश जी पिलानिया, विजय पूनिया जी, डॉक्टर हरि सिंह जी और धनखड़ साहब, जगदीप जी धनखड़ जो उपराष्ट्रपति रहे। तो आपने मतलब उस समय ये सभी ने मिलकर एक सामाजिक संगठन की शुरुआत करी जिसका नाम रखा जाट महासभा। जाट महासभा तो पहले से चल रही थी, उसके अध्यक्ष पहले पिलानिया जी थे। जी। मैं जब आया उन दिनों पिलानिया जी थे, ज्ञान प्रकाश, डॉक्टर ज्ञान प्रकाश जी पिलानिया। 99 में आप अध्यक्ष बने। हाँ और तब से लेकर आज तक हाँ, आपके अध्यक्ष। 99 में अध्यक्ष बना, फिर ये आरक्षण वाला आंदोलन चालू हुआ। उस समय थोड़े जवान भी थे आप, संघर्ष भी हाँ खूब किया हाँ, होगा। पूरा। थोड़ा संघर्ष के बारे में बताइए उस समय, मतलब तो उस समय सोशल मीडिया भी नहीं हुआ करता था, कैसे आपने जनसंपर्क किया? 5 लाख की भीड़ जुटाई आपने, और उस समय का एक ऐतिहासिक जनसंपर्क करने का यही था कि पिलानिया जी के वीडियो बना रखे थे हमने, ऑडियो। हाँ। ऑडियो फॉर्मेट में बना रखा था। हाँ बना रखा था, उनकी बात पे लोग विश्वास करते थे। हम मीटिंगें करते थे, गांव गांव जाते रहते, सुबह गाड़ी लेके निकल जाते, खाना भी दिन में मीटिंग के हिसाब से चलती गाड़ी में ही खाते थे। ऐसा महसूस होता था कि क्या हमें आरक्षण मिल सकता है क्या? उन दिनों में सपने की सी बात लगती थी कि आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाँ। आरक्षण की पहली बार स्वीकृति अटल बिहारी वाजपेयी ने शायद हमारे जैसे, जहाँ से मैं हूँ, सीकर लोकसभा क्षेत्र से, वहीं से उन्होंने उन्हीं दिनों में हमारी मीटिंगें, पहली मीटिंग, कई मीटिंगें हुई भाई, खूब चली, लेकिन फिर जोधपुर से मीटिंग चालू हुई। जोधपुर हुई, सीकर हुई, चूरू हुई, झुंझुनू हुई, सारी मीटिंगें पूरे राजस्थान में होने के बाद हमारी आखिरी मीटिंग विद्याधर स्टेडियम हुई, जिसमें लाखों आदमी इकट्ठे हुए। विद्याधर स्टेडियम में वो जो भीड़ आई, उस भीड़ में ऐसा माहौल बन गया था कि इतने जाट इकट्ठे होंगे तो क्या होगा। तो कानून व्यवस्था कैसे उनका ये था कि पता नहीं इतने जाट इकट्ठे होंगे तो जयपुर में क्या करेंगे। हमारे को बुलाया और उन्होंने कहा कि भाई इतने जाट इकट्ठे हो रहे हैं तो क्या होगा। मैं था विजय पूनिया जी से, मैंने कहा भाई हमारा कहना यह था कि इतने जाट क्या करेंगे। मैंने कहा वो आएंगे, स्टेज वालों को सुनेंगे, चले जाएंगे। बोले ऐसा कभी हुआ है क्या? मैंने कहा अब होगा। तो उस मीटिंग में काशीराम जी भी आए थे हमारे। तो काशीराम जी, पिलानिया जी वो कुर्सी पे रहते ही थे स्टेज पे, काशीराम जी भी कुर्सी पे बैठे, तो थोड़ा सामने विरोध हुआ। विरोध हुआ। फिर हमने उनको सबको, विरोध की वजह क्या, मतलब क्या वो वजह? भाई काशीराम जी कुर्सी पर क्यों बैठे। अच्छा, इस बात का विरोध उस समय। हाँ विरोध हुआ। हमने उसका कहा भाई नहीं, ये हमारे मेहमान हैं, ये नीचे नहीं बैठ सकते। जी। तो उस मीटिंग के बाद में मतलब अंतिम परिणाम क्या रहे? अंतिम परिणाम ये रहे कि उसी दिन से बीजेपी को ये लगा कि ये आंदोलन बड़ा हो गया। तो उन लोगों ने फिर हमारे साथ मिलना चालू हुआ। फिर उन्होंने बात करी, बात तय हुई। फिर भी सीकर की मीटिंग हुई। ये सुभाष जी महरिया मंत्री थे, इन्होंने मीटिंग करी, अटल बिहारी जी से बात करी, और उनकी कंडीशन थी कि भाई राजस्थान के अंदर 16-17 सीट थी कांग्रेस की जी, कि कांग्रेस 10 से नीचे आए, और जोधपुर और सीकर सीट आ रहे। सीकर बलराम जी जाकर लड़ रहे थे, बड़ा आदमी था। और आप गए थे सुभाष जी महरिया के समर्थन में? हाँ वो आगे पीछे की बात है ये होगा। और वो आरक्षण जो हमारे को मिला, तो उसमें फिर हाथों हाथ राजस्थान का भी अशोक जी गहलोत ने, सोनिया जी के कहने से उन्होंने भी हाथों हाथ में आरक्षण यहाँ दे दिया था। धौलपुर परसुगर में नहीं दिया उनका, बाद में कोई छोटी मोटी रिपोर्ट सी बना कर बाद में दिया। एक उस समय आपने 1999 में वो आंदोलन किया था, उसके बाद में 5 मार्च 2023 को आपने जाट महाकुंभ किया। उसमें और उसमें कितना क्या 2023 में, ठीक है। कितना फर्क देखते हैं मतलब दोनों सिनेरियो में आप? उसमें फ़र्क एक ही बात का देखा मैंने। फ़र्क जो था वो ये था कि उस टाइम जाटों के पास पैसे नहीं थे, पैसे वाले बहुत कम थे, गिने चुने थे। और अब की जो मीटिंग के अंदर है वो
जाटों की 4 व्हील गाड़ियाँ जो है, जिसमें फॉर्च्यूनर और थार और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ 4-5 किलोमीटर के अंदर इन गाड़ियों से भर गया था। आप आज के समय आप जाट महासभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं, तो ये जितने भी मतलब पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इनसे संबंध आपके कैसे हैं? मतलब सभी से अच्छे संबंध हैं? मेरे सबसे ठीक रहते हैं, कोई बिगड़ा हुआ किसी से नहीं। हमारे को आरक्षण मिला, फिर आरक्षण लागू होने में बहुत हो रहा है। आज तक 26वां साल लगा है, अभी भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुर्सी डाल देते हैं ये सचिवालय में जो बैठे हुए हैं, लफड़ा खड़ा करते हैं। लेकिन अब वो लबाव है, हमारे को हक मिलने लग गया, ओबीसी को, आरक्षित वर्ग को अब हक मिलने लग गया। ये काम किया। आपने नहीं सोचा कभी राजनीति में जाने का? राजनीति की बात अब आप कहने से याद आ गई, जब आंदोलन हमारा चल रहा था तब चुनाव आया, और चुनाव में हमारे को 12 जिले दिए, भरतपुर से लेके बाड़मेर तक, कि यहाँ कैंडिडेट आप तय करो बीजेपी के। उस समय बीजेपी ने आपको दिए, मतलब हाँ, कि जाट कैंडिडेट आप तय करो? हाँ, तय करो। जी। तो सारी जगह हमने समीकरण किया। भरतपुर जो कैंडिडेट किया उसके खिलाफ एक मोमनन खड़ा किया, भीलवाड़ा में कैंडिडेट तय किया तो उसके बाद में एक जाट खड़ा किया, एक शीश राम जी को छोड़ के, और सब जगह मैं मीटिंग में गया उन कैंडिडेटों के बीजेपी के फेवर में। जी। शीश राम जी के खिलाफ नहीं गया मैंने इनको कह भी दिया, मैं क्यों, इनका सहयोग है हमारे इसमें, तो हम इसकी खिलाफत नहीं करेंगे। तो बीकानेर का कैंडिडेट नहीं मिला हमारे को, तो मैं, रामदास जी अग्रवाल, डॉक्टर हरी सिंह जी, हम 5 आदमी रात की 1 बजे क्लास सामने में बैठे थे। तो ये बोला कि भाई बीकानेर का कैंडिडेट, वो मेरे पीछे पड़े कि आप लड़ो। मैंने कहा मैं चुनाव लड़ूंगा, विजय पूनिया जी चुनाव लड़ रहे हैं बहुजन की सीट से नागौर, बीजेपी ने खाली छोड़ी। मैंने उनको कहा बीजेपी से लड़ो, जीत जाओगे। बोला जीत जाऊंगा, मंत्री नहीं बनूँ। ये उनकी सोच थी, फिर वो जीत नहीं पाई। मैंने कहा विजय पूनिया जी चुनाव लड़ रहे हैं, और मेरे को बीकानेर आप अगर चुनाव लड़ाओगे तो हर आदमी कहेगा ये 2 बदमाश आए चुनाव लड़ने के लिए लड़ लिया। इस आंदोलन कौन चलाएगा, कौन इसकी अगुवाई करेगा, कौन इसका खर्चा उठाएगा, कैसे चलेगा। वहीं से हमारा ये प्रोग्राम चालू हुआ। फिर सब जगह हमने मीटिंगें करी, पूरे राजस्थान में हम घूमे। कांग्रेस की 9 सीट आई, और बीजेपी की? बीजेपी की मेरे ख्याल 16 आई, तो उसमें कोई एक आधी निर्दलीय आई होगी शायद कोई, लेकिन बाकी कांग्रेस की कुल मिला के यही रही। तो आपने राजनीति का उस समय ही ठान लिया था कि अब राजनीति नहीं करनी? हाँ, राजनीति नहीं करनी। मैंने कहा भाई अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो क्या होगा, नहीं चलेगा। नहीं तो उस ज़माने में तो अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, रूलिंग प्रधानमंत्री के साथ टिकट लेना कोई छोटी बात थी क्या? जी जी जी। उस ज़माने में तो पोस्ट लाए जाते थे तो वो 5 साल तो वही नहीं उतरते थे। तब से लेके आज तक ऑफिस चला रहे हैं, 1 रुपया चंदा नहीं लिया। उस समय आपने इन बीजेपी की मदद करी और बीजेपी ने जाटों की मदद करी उन्हें आरक्षण देकर, दे दिया। हाँ, परिणाम ये रहा। हाँ, धोखा नहीं किया मतलब बीजेपी ने? नहीं धोखा नहीं किया। इसके अलावा जैसे आपके परिवार से, वैसे आपके भाई विधायक तो रहे हैं सूरतगढ़ से? हाँ रहे, मेरे से बड़े वाले हाँ। सूरतगढ़ से, वो बाद में कांग्रेस में रहे। अच्छा, वो कांग्रेस में रहे? उसमें क्या हुआ, फिर वसुंधरा जी आगे चुनाव हुआ एमएलए का, तो वसुंधरा जी सीएम बन गई, और भाई साहब वो 3 वाले चुनाव में हार गए। और फिर वसुंधरा जी का क्या हुआ कि इनके साथ चलते चलते घड़साना में 4-5 मर्डर हो गए थे किसानों के, और यहाँ मर्डर हो गए थे टोंक में, एक गर्भवती महिला भी मरी थी। उस बात को लेकर के किसी ने चुगली चागली बीच में डाल के, और वसुंधरा जी मेरे खिलाफ हो गई। कौन से सन की बात कर रहे हैं आप? ये 2003 में बनी वसुंधरा जी, और 3 से आगे 8 तक रही। तो मेरी 2007 में आपकी होटल भी गिराई थी शायद इन्होंने? हाँ, वही 7-8 में जो भी। 7-8 में जब? हाँ, तो फिर हमारी इनसे बिगड़ गई तो इन्होंने खिलाफत करनी चालू कर दी, हमारे को नुकसान भी काफ़ी हुआ था। फिर हम वापिस हमने पार्टी बनाई। पार्टी बनाई आपने? बनाई, एक नाम करवाया रजिस्ट्रेशन। जी जी। लेकिन फिर पार्टी से पार पड़ती लगी नहीं। मैंने कहा भाई वसुंधरा जी मजबूत है, नहीं आ रहे, हम उल्टे हो गए ना। फिर सोनिया गांधी से मुलाकात हुई। आपकी?
हाँ, हम 150-200 लोग गए थे जाट महासभा की तरफ से। उन्होंने कहा मेरी गारंटी आप लगो हमारे साथ, जो ये वायदा कर रहे हैं वो सब पूरा करेंगे। वायदा अशोक गहलोत ने, फिर अशोक जी गहलोत ने धोखा किया, एक भी वायदा पूरा नहीं होने दिया, कुछ भी नहीं। जी। जो टिकट एमएलए की देनी थी, एक गंगाधर भाई साहब की थी। बोले भाई साहब को तो मिल गई ना। मैंने कहा यार क्या मिल गई भाई साहब को, ये बात थोड़ी है। वैसे एक बात बताऊं, आपके पास किस्से बहुत हैं, बट ऐसा लगता है कि अब उम्र के साथ साथ थोड़ी सी याददाश्त, मतलब नाम याद नहीं आते आपको, वरना किस्से तो बहुत अच्छे बताते हैं आप। नहीं, वो कोई ध्यान नहीं रहता उन बात का, कोई बात पे ही याद आता है। इसमें सारी चीज़ें कैसे याद आ सकती है। जगदीप धनखड़ जी से आपके अच्छे हाँ, संबंध? अच्छे ताल्लुकात, बढ़िया, उन्होंने हमारा साथ दिया हर जगह। पिछले दिनों वे थोड़े दिनों के लिए गायब से हो गए थे इस्तीफा देकर। हाँ, वो पर मिले भी तो नहीं ना, कोशिश करी थी, आपसे भी नहीं मिले? मुलाकात भी नहीं करी। मैं तो नहीं गया था, राकेश जी टिकैत और युद्धवीर जी महासचिव जाट महासभा जी। ऑल इंडिया के, वो गए थे, मिलने नहीं दिया उन्होंने। फिर मैंने कहा वो नहीं मिले तो मेरे को ही क्या मिलेगा। मिलने नहीं दिया गया या नहीं, वो आगे से मना, वो आगे से यस करते, वो याद ही मिल सकता था। क्या मतलब कोई साजिश थी या इतने? पता नहीं है वो क्या कहानी थी भाई, वो तो या तो बीजेपी बताए और या जगदीप जी बताएं। जगदीप जी बताए। तो ना तो बीजेपी हमारे को बताने वाली थी और ना जगदीप जी ने बताया, तो हमें क्या मालूम पड़े उस बात का। अब 2-3 मीटिंगों में मिले हैं, तो कभी तो वो थोड़ी तकलीफ सी महसूस कर रहे हैं, लेकिन बात अभी भी कोई खुल के नहीं कर रहे हैं। अंदर दबा के बैठे हैं? हाँ, पता नहीं। यहाँ हमारे रणबीर है, पहलवान रणबीर भाई, उनके वहाँ उनके पिताजी गुजरे तब आए थे, तो भी ज़्यादा कोई बात बूत नहीं हुई, हलवाई हुई। और उसके बाद ये कहाँ मिले, किशनगढ़ में एक विकास जो एमएलए उसके, विकास चौधरी। हाँ, उसके साथ भाई की शादी थी, जी जी। उसमें मिले। उस दिन थोड़े से एक बोले कि चुप ज़्यादा लंबा रह गया मैं। चुप ज्यादा लंबा रहेगा। हाँ, इतनी सी बात बोली, अब ज़्यादा कुछ मैं तो कोई कुछ बोला नहीं, ना कोई डिस्कशन हुई हमारी, लेकिन साथ ही बैठे, हम एक ही टेबल पे बैठे थे। अभी आपकी उम्र क्या है? 80+ होगी, 80 होगी। बिलार मनाया 18 दिसंबर को। 18 दिसंबर को 80वां जन्मदिन मनाया है आपने। और आपकी शादी कब हो गई थी? शादी मेरी हुई 6 में, नहीं 66 में। 66 में? हाँ काफी समय हो गया मतलब। हाँ, 60 साल, 61वां लग रहा है शायद, 61 साल हो गया मेरे हिसाब से। 61 साल हो गए। हम्म। और आपके परिवार में और कौन कौन है? परिवार तो हमारा तो वैसे सातों भाइयों का तो बहुत लंबा चौड़ा है परिवार। आप अपना बता दीजिए बस। मेरा 4 लड़की 1 लड़का है। 4 बेटियां हैं, हाँ, 1 बेटा है। 1 बेटा है। और चारों सुनने में आता है कि चारों काफी अच्छी मतलब हाँ, अच्छे। अच्छे बढ़िया सब भाई, बड़े बड़े जो हमारे पास के गांव में रतनपुरा वहाँ के हैं। क्या नाम है उनका? पृथ्वी जी दहिया, वो भी यहीं रहते हैं। पृथ्वी जी दहिया। हाँ, उसका खुद का बिजनेस है। एक बेटा उनका ऑस्ट्रेलिया बेस है, एक यहीं खुद का काम करता है। उसके अलावा 2 नंबर मोहनलाल जी लाठर, जो डीजीपी रहे, डीजीपी रिटायर हुए, अभी ये सूचना आयोग में चेयरमैन है। वर्तमान समय में। हम्म। 3 उनके नंबर बाद 3 नंबर रणजीत चौधरी लिखते हैं, वो बुकर है सिक्कर के, वो चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स से रिटायर हुए हैं अभी। रणजीत सिंह गोठड़ा बुकरान। हाँ, रिटायर हो गए। 4 नंबर है वो यूपी में चुनाव आयुक्त है। चुनाव आयुक्त हैं। हाँ, दिल्ली की साइड से, बेटा खुद का बिजनेस देखता है। तो एक पृथ्वीराज दहिया जी, दहिया कम्युनिटी मतलब जाट कम्युनिटी, हाँ। तो चारों ही जाट हैं। हाँ, बेटा भी अबूब शहर के तो बड़े बाम्बू परिवार था। उप प्रधानमंत्री देवीलाल जी की बहन की पोती। हाँ, बहन की पोती। सही कह रहा हूँ मैं? हम्म। तो आपके अच्छे रिश्ते हैं, पांचों ही रिश्ते। तो आपने, आपके ऊपर कल परसों मैं सुन रहा था, एक सोशल मीडिया पर देख रहा था, मतलब तो ऐसे अंतर्जातीय विवाह की बातें आई थी, तो ये तो खारिज होती हैं बातें? हाँ, ये खारिज होती है। उसमें मेरे को ऐसा लग रहा है उसने वो कह दिया होगा, मैं भाकर के चुनाव में गया था। अच्छा, भाकर और अभी एक अंतर्जातीय विवाद हुआ है। हाँ, वो बात उसमें, तो मैंने उसमें पोस्ट डाली थी कि भाई अंतर्जातीय विवाह करना कोई गलत बात नहीं है। चौधरी चरण सिंह जी की भी ये सोच थी। जी। बड़े बड़े परिवारों में जहाँ भी देखो, किसी भी कौम का हो, अंतर्जातीय विवाह होते ही है। आजकल के पढ़े लिखे बच्चे हैं, तो किसी को बांध के थोड़ी रख सकते हो। जब तक सेहत अलाउ कर रही है जी। तो इतने साल करिए, तो सेवा और करेंगे 2-5-10 साल।
जो भी कर सकेंगे करते रहेंगे। युवाओं की मदद और मतलब हर तरह से करते हैं। कल भी वो एक वो छोरे पकड़ लिए पुलिस वालों ने। हाँ, वो क्या मैटर था, वो थोड़ा सा विस्तार से बताइए। इसमें कल कोई छोरे कल गए। आप भी उस वीडियो में थोड़ा सा दिख रहे हैं, पर आप देख के शालीनता से वापस जा रहे हैं घर के अंदर। नहीं मैं नहीं था। नहीं, आप आए थे शायद एक बार ना बाहर। ना ना मैं तो ऑफिस में था। आप वहाँ नहीं थे। ना 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 तो उसमें हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद के नारे लिखे थे आपके वहाँ, और उसमें वीडियो में दिख रहे हैं 5 से 10 लोग दिख रहे हैं उसमें। 10-12 एक थे मेरे 10-12 एक। मुकदमा हुआ उन पे, पुलिस ने पकड़ लिया 2-3 को। तो किसी का पेरेंट्स का भी मेरे पास फ़ोन आया तो वो रो रहे थे। फिर मैं तो इस चीज़ में फेवर में, हमने तो आज तक कितने ही लड़कों की ज़िंदगी बचाई है झगड़ों का केस ख़त्म कराने में। मैंने एक बार हरियाणा में एक IPS लगा हुआ था, नारनौल नहीं एलनाबाद। मैंने फ़ोन किया कि मेरे रिश्तेदार का काम है, वो अंडर ट्रेनिंग DYSP थे। तो उसने बोला कि हमारी तो नौकरी आपकी दी हुई है। मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज में जाट और मीणा का झगड़ा हो गया। हमने उसमें बीच में पढ़ के, मीणा हमारे साथ BL मीणा थे जी जो DIG से रिटायर्ड थे पुलिस के, वो थे। राजपाल मीणा थे। तो हमने वो राजीपा कराया जी और उनका केस ख़त्म कराया। तो वो बोले हमारी तो नौकरी आपकी वजह से है। तो मैं तो जानता हूँ उनके बच्चों की क्या हालत होती है, आज तो नहीं समझते, जानते नहीं। तो फिर मैं गया जाके उनको छुड़ाया, और हमने कहा ये केस हमें नहीं चालू करना। आपने केस ही नहीं हाँ किया। वो बड़ी मुश्किल से छूटा वो एक छोरा। जी। सोशल मीडिया पे काफी गर्मा गर्मी चल रही है, मतलब आपको तो शायद सोशल मीडिया देखते भी नहीं होंगे। मैं नहीं देखता हूँ। तो बयानबाजियां चल रही हैं, तो उस पे आपने भी मतलब हुआ क्या कि मीडिया कर्मियों ने आपसे सवाल ही उस तरीके से पूछे, तो आप भी थोड़ा गुस्से में उस समय नजर आ रहे थे कि गुस्सा स्वाभाविक भी था कि टिप्पणी सीधे आपका नाम लेकर की गई थी, तो उसे सुलझाने का प्रयास कभी करेंगे? समय सुलझाएगा। मैं तो ये जानता हूँ, मैंने आज तक देखा है कि मेरे साथ कोई भी आया तो मैंने उस आदमी को नहीं छोड़ा। मैंने उस आदमी को नहीं छोड़ा, अगला ही छोड़ गया तो अलग बात है। जी। बहुत से लोग जाते हैं भटक भटका के आ भी जाते हैं। तो मेरे किसी से कोई तकलीफ आज भी नहीं है। आज भी नहीं? नहीं नहीं कोई मतलब तकलीफ महसूस करता ही नहीं हूँ मैं, किसी की कोई चर्चा ही नहीं करता। वैसे हनुमान जी जाट महाकुंभ में इस भाई ने काफ़ी कोशिश करी कि लोग नहीं आए, मैंने इनवाइट किया था। कहा था आपने? हनुमान जी को कहा था? ये नहीं आए और इसने खिलाफत करी। वहाँ पर ठीक है 500 लोग भी नहीं आएंगे, वहाँ लाखों लोग आए। तो वो दिन यार, आज का दिन मैंने कभी इसके खिलाफ एक टप्पा ही नहीं बोला। बोलने देखो, मैं जाट महासभा का अध्यक्ष हूँ जी। तो जाट समाज के खिलाफ तो कैसे बोल सकते हैं? और कोई बगैर मतलब की बात पे अननेसेसरी, भाई उनको समझा सकते हैं, उसकी गलती हो, हमारे से टोकिंग होती हो जी, तो उनको कह सकते हैं ये ज़रा सही है, ये गलत है, इसको ठीक करो। मैं बहुत सा कहता हूँ, रामेश से ड्यूटी थे, मैंने उनको घर जाके बताया कई बार कि आप टेलीफोन रिसीव नहीं करते, इसका नुकसान है। जी मैंने लालचंद जी कटारिया को भी कहा था जी तकलीफ करो तो फ़ोन उठाओ। मैंने उदाहरण दिया, सीसराम जी ओला का लड़का विजयेंद्र जी 3 बार हारे, चौथी बार जीते, लास्ट में 6 महीने मंत्री बने। जी। लोग कहानियाँ करते, जब मंत्री बने और फ़ोन उठाने लगे, अरे बोले मंत्री फ़ोन उठा रहा है। वो दिन है आज का दिन, वो आदमी फ़ोन उठाता है, रिसीव नहीं हो तो वो वापस फ़ोन करता है। उसी बात पे वो इतने चुनाव जीते और आज MP है। ये उदाहरण देता है मैं लोगों को। जी जी। हनुमान बेनीवाल ये कहते हैं कि भाई, आपको कहते हैं कि आप ही जाट समाज के लीडर नहीं हैं, हम भी हैं, मतलब उनका कहना है कि ये नहीं भी तो मैं मना किसी के लिए कब करता? मैं राजनीति का आदमी ही नहीं हूँ, राजनीति करता भी नहीं। जी। तो मैं किसी के लिए कोई कहता थोड़ी हूँ कि भी तू ये कर, वो कोई दिक्कत और सुझाव अगले की बातचीत जारी हो तो सुझाव देने की कोशिश करते हैं, इसके अलावा हमारा कोई लेन देना ही नहीं, कोई मतलब नहीं। अच्छाई के साइड कुछ भी करना पड़े करने के लिए तैयार है, आधी रात के तैयार है। राजा राम जी, आखिरी बात कब याद है आपको कि मतलब आप साथ भी तो थे पहले, कब तक थे आप? अरे मेरे ख्याल 15 से 20 साल। कब तक, मतलब अंतिम समय की भाई तब तक साथ थे? एग्जैक्ट तो मेरे याद नहीं है, लेकिन पिछले 10 से 1 साल से मेरे ख्याल में थोड़ी सी अदावत है मतलब। हाँ मतलब अदावत क्या उसकी तरफ से हुई, मैंने तो कभी कोई बोला भी नहीं, ना मैंने कोई किया। जी जी। 10 से 1 साल से है समझ लो। बातचीत भी नहीं है सर अभी? कोई बातचीत नहीं होती है। बातचीत भी नहीं होती है?
ना बातचीत कहाँ होती, बातचीत होती तो फिर तो कोई सुझाव दे ही देते ना। तो पहले जब वे थे तो आप मतलब एक गुरु शिष्य का रिश्ता था, मतलब कैसा क्या? ठीक था वो। अंकल तो कहता ही है, वो मेरे से छोटा है तो, जी जी। मेरे से आधी उम्र का है तो अंकल तो कहता ही है, ठीक है वो। एक आज एक पोस्ट देख रहा था, उसको ये वो सही, आप सही है या गलत वो भी बता दीजिए। कह रहे हैं कि जब मोहनलाल जी लाटर डीजीपी बने थे तब अशोक गहलोत जी की सरकार थी, और उस समय हनुमान जी बेनीवाल के पास 3 एमएलए थे और पायलट और गहलोत साहब का कुछ चल रहा था। तो उस समय आपकी मदद की थी उन्होंने, मतलब कि लाटर साहब की मदद की थी डीजीपी बनवाने में, ऐसा कुछ है? ये नहीं कह सकते भाई। उन जैसे एमएलए जाटों में 35 थे, मंत्री थे, जी जी। मुख्यमंत्री खुद था। उसकी राय अगर उसके मन में होगा तभी तो वो बनाएगा ना। हम्म। तो ये तो आपके दम पर बने। ठीक है, किसी ने कोई चर्चा करी होगी, मंत्री लेवल के आदमी थे, मान लो लाल चंद कटारिया थे और थे, जिन्होंने कोई राय दी होगी आपकी सीएम साहब को भी। जी जी। लेकिन कोई एमएलए के मेरे को उसमें कोई वो नहीं, कोई साथ नहीं लगता मेरे को, तो नहीं लगता बाकी कोई। लेकिन ये इस चीज़ को कैच करवाता है ना, वो बात कोई करने की नहीं है, मतलब नहीं इन बात का। अगले की सर्विस की हुई थी, काम किया हुआ था, जी आज भी कर रहे हैं। जी। ये मेंबर बना था इसका, ये सूचना आयोग वाले में, हम्म। और आज चेयरमैन भी है। सीएम ने बनाया ना चेयरमैन, जी जी। अशोक जी गहलोत ने डीजीपी बनाया उन्होंने, अभी चेयरमैन मेंबर तो उन्होंने बनाया जी। और चेयरमैन इन्होंने बनाया। तो कोई काबिलियत है तभी तो बने होंगे ना। आपके एक मित्र हैं विजय जी पुनिया, उन पर भी वे आरोप लगाते हैं कि उनकी पत्नी उषा जी पुनिया नहीं यादव समाज से वे आती है। आप ज़्यादा साथ रहे हैं तो आप सच बताइए, क्या वे यादव हैं या वे भी जाट हैं? नहीं, ये यादव है यादव है, इंटरकास्ट मैरिज है। भाई। डॉक्टर ज्ञान प्रकाश जी बिलानिया के बेटे के घरे ठाकर है, राजपूत है। इसमें क्या हुआ? वो जो है उनकी ज़िंदगी पूरी होने जा रही है, 3 लड़कियां हैं, वो वेल सेटल है। आज ये बात कहने की कहाँ आ गई? अच्छी बात नहीं थी, इस तरीके की कोई लेना देना नहीं है हमारा। ये बात थोड़ी नीचे सत्र में आ जाती है तो मैं पसंद नहीं करता। राजस्थान में अब आगे जाटों का भविष्य क्या देखते हैं आप, मतलब जाट राजनीति का? जाटों का भविष्य अच्छा लगता है मेरे को। इस बार भी अच्छा था, दोनों साइड के जाट अध्यक्ष थे दोनों पार्टियों के। उस समय ऐसे लग रहा था कि सीएम हाँ बन सकता है। हाँ, लेकिन कांग्रेस का राज नहीं बना जी। और बीजेपी का हमारा कैंडिडेट हार गया, तो माइनस पॉइंट हो गया। आने वाले समय में जाटों का भविष्य मेरे को बहुत उज्जवल दिख रहा है, अच्छा लग रहा है। और जाट समाज में आज सरकार बनाने की, हटाने की ताकत समाज रखता है। तो समाज को साथ रख के ही सरकार बनेगी, तो समाज को मौका भी मिल सकता है। ये तभी- समय और समीकरण बताएगा। लेकिन ये संभव तभी है कि जब समाज संगठित रहे, एक जगह रहे। नहीं, समाज तो एक जगह आ जाएगा। हम्म। समाज का एक जगह का मतलब 65%, 60-65%। इतना ही होता है। हाँ, इतना ही होता है तो होते ही काम हो जाएगा। आधे आधे उसमें थोड़ा सा फर्क आती है, एक माहौल बन जाता है फिर कि जाट इनके साथ लगे, तो आगे हो सकता है ऐसा। देखो, समय और समीकरण पर बात आती है। राजनीति समीकरण हमने आरक्षण लिया तो समीकरण बने ना। जी बीजेपी ने हाँ करी, हमने वो काम किए, जी। आंदोलन किया, लोग गांव ढाणी में सब खड़े हो गए, आरक्षण चाहिए, वो काम हो गया। तो कोई 5 नाम बताइए जो मतलब ऐसे भविष्य में मुख्यमंत्री का, जैसे लगता है आपको कि ये मजबूत है, अच्छी राजनीति कर रहे हैं। नाम बताना नुकसान हो जाता है उसमें, किसी के लिए कहें, हम्म। कोई दूसरे के तकलीफ हो। आज कोई बात नहीं है, 2.5 साल अभी बाकी पड़े हैं। तो ये कंट्रोवर्सी कब तक सुलझा लेंगे, मतलब आप? नहीं, मेरा सुलझाने की जिम्मेदारी थोड़ी है। बात मैंने कोई बिगाड़ी थोड़ी जो मैं सुलझाऊं। भाई कोई भी बात आई तो उसकी तरफ जाए, मेरी तरफ से कभी मैंने कोई नहीं करा, करता ही नहीं। देखो, मेरा एक असूल है कि मैं जाट महासभा का अध्यक्ष हूँ। जी किसी जाट नेता आगे बढ़ते हुए कि मैं विरोध कैसे कर सकता हूँ? क्यों करूँ? कारण क्या है? मेरे को क्या मिल रहा है? मेरे को तो जेब से खर्चा करके ऑफिस चलाना है, 36 हुकूमों को साथ रखना है, सेवा करनी है। मेरे परिवार ने मेरे को मौका दे रखा है। मेरे बड़ा भाई साहब आज 90 साल के हैं, तो हम 4 हैं उनमें। वो हमारे गांव की 125 बीघा में संस्था है, जो उनके लड़के IPS वहाँ से निकले हुए IAS IPS तक बने हैं, वो संभाल रहे हैं।
उसके बाद में छोटा छोटा भाई जो है वो फोर्टिज एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन का बड़ा संगठन है, जी उसमें अध्यक्ष रहा और अभी वो पैटर्न है, वो हमारा तो कॉलेज है वो संभालता है। और एक मेरे छोटा पंचायत समिति के प्रधान है सूरतगढ़ के। तो हम तो चारों भाई जो है कर रहे हैं, बाकी बच्चे सब सेटल है। एक भतीजा है वो एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा काम है, ये प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा काम है, व्यापारियों के अंदर पैठ है जसवंत मिल। यहाँ जयपुर में ही रहते हैं? हाँ हाँ सब जयपुर में। अंत में जो जाट समाज में जो युवा हैं उनको कोई संदेश देना चाहेंगे? जाट समाज को संदेश ये देना चाहता हूँ कि लाइन से नहीं भटके, माँ बाप की मेहनत को याद रखते हुए वो कोई किसी किस्म का बैल के हाथ नहीं लगाए, बीड़ी सिगरेट चाय तक भी नहीं पिए तो बड़ी अच्छी बात है। मैं आज कुछ भी बोल सकता हूँ, सुबह खाना खा के घर से निकलता हूँ, रात को घर ही आके खाता हूँ। तो बच्चों को ये कहना चाहता हूँ, उनके पेरेंट्स को ये कह रहा हूँ कि आप बच्चों का ख्याल रखो। बच्चा जब 12वीं करके आगे जाता है ना, वो उसका समय उग चुक होने का होता है। तो बच्चों को लड़का हो लड़की हो पूरा ध्यान रखें, माँ बाप नज़र रखें, बच्चे को ऐसी लाइन में डाल दें। अगर वो 12वीं तक लाइन में अच्छा आ गया तो वो बच्चा कामयाब होकर निकलेगा, कोई उसको रोक नहीं सकता। तो मैं मेरे समाज को, 36 कौमों के समाज को ये कहना चाहता हूँ कि एक तो बैल छोटे किसी किस्म का मत करो, ताकि आदमी की ताकत रहती है। कोई बैल करता है उसकी ताकत कमज़ोर हो जाती है। बैर? बैल बैल नशा। अच्छा, नशे की बात कर रहे हैं हाँ, आप। जी नशा कोई करता है तो उसका खुद का ताकत के नुकसान हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे राजा राम जी मील। समाज के प्रति उनकी सोच, उनका व्यक्तित्व और उनका जीवन परिचय हमने जानने का प्रयास किया। आपके कोई विचार, कोई कमेंट इनके लिए हैं तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी हर वो सवाल हमने इनसे किया है, इनके जीवन से जुड़ा सवाल, शिक्षा से जुड़ा सवाल, जाट महासभा से जुड़ा सवाल। बताइएगा कैसा लगा आपको ये इंटरव्यू। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शुभम, जनता माइक सीकर। थैंक यू सर। थैंक यू भाई।